नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश दर्पण 24। इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई हैं मृणाली सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। शुरुआत हम करते हैं कि आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से चालू हुई, यहाँ तक आप पहुँचे हो, कैसे क्या आपका सफ़र रहा, आज हमारे दर्शकों के बीच में कुछ बताना चाहेंगे। जर्नी तो मेरी बहुत लंबी है, अगर मैं बताना चाहूँ तो पहले मैं स्पोर्ट्स करती थी, प्लेयर थी, फिर मैंने मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया, पढ़ाई की, थोड़े दिन कॉलेज में जॉब भी किया, फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर जॉब छोड़ी, फिर खुद का बिजनेस किया। फिर हालांकि सोशल वर्क मैं ऑलवेज करती थी, मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ ना रहूँ, लेकिन मैं सोशल वर्क करती, पेड डोनेट करना, बच्चों को स्पोर्ट्स कराना, ये सब करती थी मैं। फिर सडन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं 18 महीने बेड पे चली गई। उसके बाद जब उठी तो लोगों की समस्याएं देखी, रोड, लाइट, पानी, जनता बड़ी परेशान है। हालांकि मुझे तब भी कोई मतलब नहीं था, मैं निकली, मैंने ये क्या है यार। फिर ऐसे ही होने लगा। फिर पार्षद का चुनाव का टाइम आया तो किसी ने बीजेपी कार्यालय से ही फोन किया कि कौन से वार्ड में रहती हो, कैसा क्या है। तो मैंने बताया, बोले जनरल आया, तुम भर दो। भरे तो टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब तो अपन ने ठान लिया, लड़ना है तो लड़े, हारे इट्स ओके, लड़े, लड़े। उसके बाद सीख मिली, सीख मिली। क्योंकि हम ज्यादा फोर्स भी नहीं की कि टिकट दो, घूमे भी नहीं बहुत ज्यादा पीछे लोगों की दे दो तो हमें ये लगा कि ये दिखा लड़ना है, लड़ लिया, लोगों के लिए किया। फिर उसके बाद जब हम मुझसे हारने के बाद फिर जनता मेरे पास बड़ी तेजी से आना चालू की। मैं हारी थी, उसके बावजूद मेरे पास, आप मानोगे नहीं, बीएचईएल के मजदूर, आम जनता, गोविंदपुरा क्षेत्र की, आप मेरे ख्याल से आप 3 घंटे से बैठे देखो कितने लोग आगे गए मेरे पास। जनता आने लगी किसी उम्मीद से कि ऐसा वैसा। फिर एक घटना घटी, रोड सामने जो आप आए होंगे ना, बन रही है, इसमें एक लोग थे, कुछ लोग वो हमेशा धरना वरना करते थे, कुछ सुनवाई नहीं थी, उसमें भी मैं बैठी। आई आप धरने पे, हम यही चाह रहे थे दर्शकों को ये बताना कि धरने आपने बहुत दिए हैं, ऐसा हमने खुद भी देखा है और मीडिया सोर्स से भी पता चलता है। तो क्या कहेंगे दर्शकों को, कैसे आक्रामक धरने करे हैं आपने? मेरा पहला, मैं वही बताना चाहती थी आपको, धरना पहला जो था, कुछ एक कोई है बुजुर्ग दादा, वो करते थे रोड के लिए। तो किसी ने उन्हें बोला कि एक लड़की है, अभी अभी वो चुनाव वो की है, लड़ी है, उसको तुम जो है बुला लो यहाँ पे। लोगों ने बुलाया, मैं वहां गई तो सारे लोग थे, मैं आपको फोटो सेंड करूंगी, और मैं अकेली महिला थी। और उस वक्त मैं बहुत इनोसेंट, मुझे इनोसेंट तो मैं आज भी हूँ, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है। वो लोग पूछे कि बैठना है तुम्हें यहाँ पे और बताना है, देखो ये रोड खराब है, बनवानी है अपन को। तो मैंने बोला हाँ मैं बैठ तो गई हूँ, लेकिन आप लोग मत उठना अब, जब तक कि इस रोड का काम चालू नहीं होगा। तो अरे नहीं हम बिल्कुल नहीं उठेंगे बेटा, ऐसा वैसा। 2-3 दिन हुआ, किसी ने बोला कि क्षेत्रीय विधायक आ रही है, 8 बजे आपको रुकना है, 8 बजे तक। हमने बोला 8 बजे तक क्यों, हमारा टाइम तो 10 से 5 का है, तो हम 10 से 5 पे रुकेंगे भाई, 10 से 5 तक ही हमारा टाइम है धरने का। विधायक मिलने में इच्छुक है तो उस टाइम पे है ना, जब हम धरना कर रहे हैं। वहीं से मेरा फिर मतलब विधायक जनता के हिसाब से चले, हाँ, जनता विधायक का वेट ना करे। हाँ, मेरा ये मानना था, बट ऑब्वियस है ना कि आपको हमने चुना है तो ये आप हमारे फर्ज है। हाँ, आप 10 से 5 के बीच में आइए। अगर कोई परेशान हो गए, कोई घर परिवार छोड़ के धरना दे रहा है, तो आपको उस टाइम पे आना चाहिए। लेकिन लोगों ने बोला नहीं अब वो चमचागिरी तो जानते ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप प्रेस से हो तो चमचागिरी तो रगों में भरी है लोगों के। बोले नहीं, मैंने उसी दिन वहां से बोली मैं अब नहीं बैठूंगी यहाँ। वो लास्ट डे था उस दिन, विधायक जी शायद 8:30-9 बजे आई थी, ठंडी का मौसम था, मैं चली आई थी। मेरा मानना था कि जिस वक्त पे हमने धरना चालू किया, अगर आप सच में मुझसे मिलना चाहते हो तो उस टाइम पे आओ। ये एक मेरा जो एंटी होना चालू हुआ, ये हुआ कि भाई ये कौन सी बात हुई कि मैं भी किसी अगर बड़े पद पे जाऊंगी तो डेफिनेटली मैं जाके लोगों से जितना हो सकता है मैं रीच करूंगी उनसे। हाँ, उनको अब कोई देखो, कई वजहों से लोगों का मैं देखती हूँ, अभी मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ होके जा रही हूँ। कुछ वर्ग ऐसा आता है मेरे पास, आप यकीन नहीं करोगे, वो चाहता है कि उसकी मदद भी करो और उसको कुछ हो भी ना। मृणाली सिंह जी अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में बड़ी फेमस दिख रही थी, तो क्या है हॉस्पिटल के किस्से, हॉस्पिटल में आना जाना, हॉस्पिटल में? मैं वही तो कहना चाह रही हूँ। क्या मतलब, ये देखो आप हमको क्या है, खोद के हम आपसे पूछेंगे, तो आप तैयार रहिए। तो हॉस्पिटल में क्या था वो कि हॉस्पिटल आप जाती थी और वहां पर कर्मचारियों से बात करती थी, क्या रोड की मुद्दा में, वही तो मेरी बात तो होने दीजिए। रोड हुआ, रोड बनी, जिस दिन रोड पे डामर गिरा उस दिन पूरे इधर के लोग ने मुझे देखा, दीदी मतलब हमने ये अचीव किया। एक छोटी सी नन्ही चुईया हूँ मैं, बड़े बड़े साम्राज्य लगा बैठा के रखे, मैं एक नन्ही चुईया हूँ। और लोगों ने मुझे देखा और इतने लोग खुश हुए कि लोगों ने मतलब मुझे बहुत ताली वाली बजाई, माला पहना दिया। अरे दीदी यार, थोड़ा सा और मन को अच्छा लगा यार, और किया जाए। उसके बाद बीएचएल के कुछ मजदूर लिटरली मेरे पास आए, उनको 3-3 महीने वेतन नहीं, पीएफ नहीं, ईएसआई नहीं, सब बड़े टॉर्चर।
बीएचएल गई मैं। बीएचएल मुझे पता भी नहीं था व्हाट इज द बीएचएल। मैं बीएचएल गई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आज तो मैं उसके बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। वहां के पहले दिन गई, बोले कोई मैडम आई है लड़ेगी हमारे लिए। 5-10 मजदूर इकट्ठे हुए, 20-20-50, फिर बहुत सारे मजदूर इकट्ठे हुए। बीएचएल पे धरना की मैं, जहाँ पे प्रज्ञा साध्वी जी आई थी, उस मुझे हेल्प करने आई। उनने बोला, कमिट किया। मैं उसको बार बार इसलिए बोलती हूँ कि प्रज्ञा दीदी का कार्यकाल अच्छा था और उनने कमिटमेंट दिया कि ये चीज मैं संसद में पहुंचाऊंगी कि भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के मजदूरों के साथ अत्यंत अत्याचार हो रहा है। अत्याचार ऐसा कि उनकी कोरोना के नाम पे कटौती आज भी हो रही है। हालांकि दीदी ने लेटर लिखा, वो लेटर मेरे पास है, उनने काम किया। अब किस वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाया, होगा तो आने वाले समय में, हो नहीं पाया। 1600 रुपए की कटौती हो रही है, जो कि आज वो लाखों में पहुंच गई है मजदूरों की। तो इसमें विधायक ने कोई स्टेप नहीं लिया। अब वो एक धरना की, बल्कि विधायक ने मुझे परेशान किया, पुलिस भेज दी 3 दिन बाद, उठाओ इसको यहाँ से हटाओ, टॉर्चर किया। लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ, मैंने भी बोला नहीं, जब तक कि कोई, खून में है जिद्दीपन। हाँ बोल सकते हैं कि भैया जब तक तुम, हम बैठे क्यों, आप आके पूछो। आप विधायक हो, आप भी महिला हो, मैं भी महिला हूँ, मैं मुझसे पूछो तो कि मैं क्यों बैठी हूँ। आपको लोगों की तकलीफ नहीं दिखता क्या? लोग दर्द में है, तकलीफ में। आपकी जनता है, आपकी जनता है। फिर तो ये कि अब आपने क्या बोला, 1250। फिर 1250 में तो मैं अभी गई थी, वहां के मजदूरों के 6-6 महीने वेतन नहीं, पीएफ नहीं, ईएसआई नहीं। आप सोचो हमारे देश की विडंबना। और प्रदेश की तो खास तौर से लाडली बहन योजना दे रहे हैं, और जो लाडलियां काम कर रही हैं, बाथरूम गंदगी साफ कर रही हैं, उनको 7,000 रुपए में वेतन में रखा गया है। और सो मेनी टाइम आई हैव, मैं लेटर लिख के मुख्यमंत्री यादव जी को मैं स्वयं गई हूँ, दे के आई हूँ कि भाई इन पे कार्रवाई करो कि इनको न्यूनतम वेतन जो कलेक्टर द्वारा निर्धारित है 12,125 रुपए, वो दो। जी ने बीच में इतना करवाया कि जिस दिन उनके पास गई उसके अगले 2 दिन बाद ही वेतन उनका गिरा, जो रुका हुआ वेतन था। लेकिन आज भी न्यूनतम वेतन वहां नहीं मिल रहा है। तो अस्पताल आना जाना ऐसा था कि उनका बहुत सारा पैसा रुका हुआ था, जो कि मिला, अभी रेगुलर मिल रहा है, हर महीने वेतन मिल रहा है। लेकिन एक कोई अभी उनका था। आपने एक चीज ऐसी सोची है कि जैसे मैं आपको एक कहना चाहिए, आप मुझसे उम्र में बड़ी है, तो लेकिन कहते हैं कि पत्रकारों के पास थोड़े से आइडियाज होते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ, अगर वो आप अगर समझे, कि जैसे जो लेबर क्लास श्रमिक लोग होते हैं, जो लेबर वर्ग के लोग, उनके लिए अगर हम जैसे उनको अगर क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करवाएं कि भाई आजकल जिस तरीके से रहते हैं मध्य प्रदेश में, देश में, श्रमिकों की जो कंडीशन है, ठीक है, कई बार आप देखते होंगे कि टेंडर, जो पुताई का टेंडर होता है, घर में पुताई वगैरह होती है, उसमें बेचारे मजदूरों को 500 रुपए 400 रुपए दे दिए जाते हैं और बाकी ठेकेदार खा जाता है। ये आपने सुना होगा। सुना है, मेरे पास केस ही आते हैं। तो इन चीजों को लेकर क्या अपन कुछ ऐसी कोई क्लासेस वगैरह, या फिर आप ही हफ्ते में एक दिन जैसे कोई जगह देख लो, वहां पर सब लेबर इकट्ठे हो जाए। मैं ये इस बारे में विचार किया था, अपनी टीम से बात भी की थी कि जितने दिहाड़ी मजदूर वाले हैं, जिनका कोई संगठित असंगठित जो बटा हुआ है, जो असंगठित है, उनको एक जगह संगठित करके उन्हें अवेयर किया जाए कि तुम्हारी दिहाड़ी इतनी है और इतना टाइमिंग है, तुम इस पे करो। क्योंकि एक्चुअली पता है, मेरे जो सोर्सेज हैं, मैं लिमिटेड सोर्सेज हैं, क्योंकि मैं, आपको जैसा पता है कि मैं एक समाज सेवी हूँ, बाद में कुछ और हूँ। तो मेरे पास जो आता है मैं उसको अवेयर करती हूँ। लेकिन जो आपने बोला ना, इस पे मैं पिछले 6 महीने से विचार कर रही हूँ कि इसको किस तरीके से मैं ले आऊं कि सबको एक सूत्र में बांधूं, और कहीं पे कोई मजदूर तकलीफ में हो तो मैं उसकी मदद करूं। मजदूर वर्ग की प्रॉब्लम क्या है कि वो सोचता है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जो नौकरी में है, उससे उनके ठेकेदार सोच रहे हैं। मैं शासन से बार बार कह, जैसे उत्तर प्रदेश में एक निगम बना है, कुछ एक ऐसी नीति लाओ, आप 12,125 रुपए ही दो, लेकिन आप गवर्नमेंट से डायरेक्ट दो, या फिर कुछ एक ऐसा लाओ रूल, किसी की हिम्मत नहीं बहस करने की, उनके अंदर नहीं है इतनी जान। हाँ, जैसे लाडली बहन के पैसे आप गवर्नमेंट दे रही है। हाँ, गवर्नमेंट तो दे रही है ना, कोई दलाल नहीं। हाँ, उसमें तो अब वो थोड़ी ना क्लेम कर देंगे कि हमें परमानेंट दो। ऐसे ही कुछ सरकार को एक ऐसी नीति लेके आनी चाहिए जिस नीति के दौरान सारे जो वर्ग के लोग काम करें, उनको आप वही वेतन जो निर्धारित है, लेकिन उन वेतन को सुचारू रूप से 1 से 5 के बीच में दे दो। अभी आपको पता है, दीपावली पे अगर मैं नहीं जाती तो वेतन भी नहीं मिलता। दीपावली पे सारे मजदूर रो रहे थे, वेतन नहीं, वेतन नहीं, वेतन नहीं। और आज भी 1250 का आज भी एक उसका नाम है ठेकेदार का, प्रथम नेशनल सिक्योरिटी है, उसका तो पूरा बिल रोक देना चाहिए। क्योंकि मैंने उसको बहुत बार कन्विंस किया कि तुम एरियर दे दो, पीएफ दे दो, ईएसआई दे दो। और पूरे मध्य प्रदेश की यही हालत है, पूरे ही हर जगह की, कहीं पे ईएसआई नहीं जमा हो रहा है, कहीं पीएफ नहीं। अगर जांच की जाए ना अच्छे से, पूरे मध्य प्रदेश की जांच की जाए, तो इतना भ्रष्टाचार स्वास्थ्य में निकलेगा कि आपके पैरों से जमीन खसक जाएगी। क्योंकि ईएसआई तो जमा ही नहीं करते मजदूरों का, ये मोस्टली नहीं जमा करते, पीएफ भी। स्वास्थ्य की कंडीशन तो वैसे ही
किसी आप कप चैनल से सिरप का देखो ना, कप कब सिरप वही मैं मैं कह रहा हूँ चिल्ला कि रही हूँ। दर्शकों आप भी थोड़े से सावधान हो जाइए कि देखिए उस दिन आपने खबर देखी होगी नेशनल न्यूज चैनल से और तो लेके सब सुनिए, न्यूज चैनल्स में चली है कि कफ सिरप को लेके खबर चली है। जैसा मैम बता रही है कि स्वास्थ्य विभाग जो है बिल्कुल अ, चिरमरा गया है, मतलब कहना नहीं, चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग के हालात इतने बुरे हैं, आप सच में इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। जो भी मंत्री विधायक बैठे हैं, अब तो मुझे लोग पता नहीं क्या क्या आके बोलते हैं कि अरे आपको नहीं पता मंत्री के घर में हॉस्पिटल से खाना जाता है। अस्पताल के लोग बताते हैं जो सरकारी बड़ा आरोप पद है। पे बैठे हैं। हाँ, मुझसे बोला है कि आपको पता ही नहीं, आप किससे वो बोल रही कि आप किससे गुहार लगाएंगी, जिस मंत्री के पास जाएंगे उसके यहाँ तो हमारे हॉस्पिटल से राशन जाता है। अब आप ये बताइए कि मैं इतनी बड़ी बात ऐसी तो बोले, मुझसे बोले घर में आके, अब राशन अस्पताल से जा रहा है अगर, तो कहाँ किससे आप लड़ोगे, आप बताओ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मुझे हो सकता है कि गुमराह किया जा रहा हो, ताकि मैं लड़ूं नहीं, क्योंकि मंत्रियों के पास ही जाऊंगी। और मेरी बात तो सुनी गई थी, नो डाउट वेतन गिरा महिलाओं का, और न्यूनतम पे लड़ाई है तो हम लड़ेंगे, वो भी आएगा उन तक, क्योंकि वो ठेकेदार की जिम्मेदारी है। ठेकेदार जो ही बहुत ही अभी भ्रष्टाचारी, तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। मैं बता रही, प्रथम नेशनल सिक्योरिटी ने पहले 3 साल पहले उसका ठेका था, 2-3 साल ठेका चला है, उसने ईएसआई पीएफ नहीं जमा किया। मैं उसको सो मेनी तरीके से कन्विंस की, ला मेरे को पैसे दे दे, मैं मजदूरों को दे दूं, तू नहीं दे पा रहा है। जो कि बहुत ही परेशान है भैया, आप मानोगे नहीं। मैं बार बार बोलती हूँ, उनको घर से निकाल देते हैं, मकान मालिक निकलो, पैसे न देने की वजह से। खाना नहीं है, जवान जवान लड़कियां लोग घर में रोड में सुला रही हैं लड़कियों को। इस तरह की व्यवस्था मध्य प्रदेश के, जहाँ पे लाडली बहना मिल रहा है, ये लाडलियां नहीं है। तो शासन को थोड़ी आंखें खोलनी चाहिए, जो वो लाडली दे रहे हैं उससे बेहतर है कि न्यूनतम वेतन पे काम करें। क्या कहेंगी कि अब आने वाली जो दिन होंगे, आने हम्म। वाले जो आपके आंदोलन होंगे, जो भी हम्म। रहेंगे, अब वो किन विषय पर जा रहे हैं, सबसे मतलब अब पहला तो मेरा अभी आंदोलन का एक चल रहा है प्रोसेस। मुझे नहीं पता कि मैं कब करूंगी, पता तो है, मतलब टाइमिंग डिसाइडेड नहीं है अभी, थोड़ा सा अभी फेस्टिवल्स वगैरह थे, अब फ्री हुई हूं। मेरा तो अभी सिर्फ और सिर्फ सीधा ही टारगेट अभी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। मेरे पास इतने केस आए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, बॉडी स्पा चल रहे हैं शहर में, अरे जिनके मुझे नहीं पता, लाइसेंस नहीं, लाइसेंस होने के बाद भी क्या वो रेड लाइट एरिया है कि वहां पे आप देह व्यापार करवा रहे हो। मेरे पास अभी आके महिलाएं बता गई देह व्यापार हो रहा है वहां अंदर, यहाँ पे। और अच्छा, सिर्फ महिला खुद आई है बोल। महिला खुद बताई, और वो ये बोली कि हम टिप पे काम करते हैं, हम सैलरी पे नहीं है। टिप अब किस बात की दोगे आप? हम्म। ठीक है। दूसरा मैटर कि आप लाडली बहना दे रहे हो। यहाँ विकलांग एक लड़की मेरे पास अभी आई थी, विकलांग, विकलांग है, जिसको 600 रुपए तुम पेंशन दे रहे हो, जो 75% 70% चल नहीं सकता, कर नहीं सकता, उसको आप कितना पैसा दे रहे हो आप? 600 से 800, और लाडलियों को तुम 1200 दे रहे हो, काहे के लिए? दूसरा मुद्दा, विधवाओं को नहीं मिल रहा है। तीसरा, मजदूर वर्ग की महिलाओं को न्यूनतम वेतन नहीं मिला। तो मेरा तो अभी उन्हीं के लिए प्रदर्शन करूंगी, उग्र प्रदर्शन। मैंने विचार किया है, थोड़ा सा तैयारी कर रही हूँ। उनको ये पता होना चाहिए, मोहन जी अपनी सरकार नहीं चला पा रहे हैं, उनसे नहीं हैंडल हो रहा है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा एक चीज बोली आपने, एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश के होते हैं, और मुख्यमंत्री अगर कोई प्रदेश में अगर हैं, अगर वो शासन प्रशासन देखते हैं, प्रदेश को चलाते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आम जनता है, और जो जैसा कि मैम ने बोला है, तो वो प्रताड़ित नहीं होती है, और ना ही उस पर कोई दबाव होता है। लेकिन जैसा मैम ने बहुत सारी चीज़ स्पा सेंटर के बारे में बताया, और ये तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम बहुत डिटेल से भी अभी हम दीदी से पूछेंगे और इसको जानेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी से काम से आप संतुष्ट नहीं है कि उनकी प्रणाली से संतुष्ट प्रणाली नहीं है? बिल्कुल, देखिए उनका जो काम भी योजनाएं, ये योजना वो योजना, अभी 154 करोड़ लागत में कौन सा ब्रिज बना है, मैं कल देख रही थी, ढह गया। अब इधर हाईवे चल जाइए गोविंदपुरा, करोड़ों रुपए लागत पास हो रही है। इनको पूछना तो चाहिए, कर क्या रहे हो भाई तुम? सारा डिपार्टमेंट, गृह डिपार्टमेंट लेके बैठे हैं। आप देखिए पुलिस के साथ कैसा चल रहा है, पुलिस जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, और जब मौका मिला तो जनता पुलिस के साथ एक कैसे बात व्यवहार मैं कर रही है। कहना चाहता हूँ। इनायत नहीं है, आई नो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस तरह की जो गतिविधि पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है, सिर्फ राजा जब निरंकुश हो जाता है ना, तब प्रजा ऐसी नहीं रहती। राजा ही कंट्रोल में नहीं है। राजा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। घोषणा कर देने से नहीं हो जाता है, आप अपने विधायकों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अभी मैंने एक जगह, अभी ये सागर मछली का मैटर देख लो, कौन नहीं इन्वॉल्व है उसमें? आप मुझे बताओ, सागर मछली में कौन नहीं इन्वॉल्व है? वो कल्प्रेट था, लोगों को पता नहीं कितना बड़ा भ्रष्टाचार। अभी आप गोविंदपुरा क्षेत्र में देखिए, इस्पा चल रहा है। विधायक जी है, जब महिला है, उन्हें तो ज्यादा दर्द समझना चाहिए। क्या माननीय मोहन यादव जी को ये चीज नहीं पता है?
कि कहाँ पे क्या चल रहा है, सब पता है, लेकिन लोगों को कान में, आपको बदलाव, ये देश हमारा है, ये लोगों को समझना पड़ेगा, देश हमारा है। और लिटरली कभी अगर थोड़ा भी दिल में प्यार है देश के प्रति ना, तो लोगों को बदलाव करना चाहिए। आप अपनी जेब मत भरो। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस कई बार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रही है कि ना उन्हें टीए मिलता ना डीए मिलता, वो बहुत परेशान है। और जनता भी क्या करती है, हावी हो जाती है पुलिस के ऊपर, पुलिस हावी, मौका मिल रहा है, मतलब एक कंट्रोलिंग जो है ना, कि किसको कितना लिमिट में कंट्रोल करना, ये हमारे माननीय हाँ, मोदी नहीं कर कल पा ये रहे। मैंने देखा मैम, कल मैंने एक कंट्रोल, कार्यक्रम में देखा कि जहां पर जिसकी बैठने की व्यवस्था है वहां पर कोई और बैठा हाँ, हुआ है, कंट्रोल और वहां नहीं है। पर एक बोर्ड लिखा है विशिष्ट अतिथि। हाँ, अब विशिष्ट अतिथि का मतलब तो शायद नेतागण बता पाएंगे हमको, क्योंकि शायद उनको ऐसा लगता हो कि मुझे पता ना हो। विशिष्ट अतिथि का मतलब होता है कि जो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा जो विशिष्ट अतिथि उन्होंने बुलाए हैं, वो उस चेयर पर बैठे और कार्यक्रम को देखें। विशिष्ट अतिथि के जब हम वहां पर, हम आपको बताएंगे, मैंने विजुअल बनाए, विशिष्ट अतिथि जहां पर लिखा हुआ था वहां पर विशिष्ट अतिथि तो ठीक है, पूरी जनता, आम जनता भी वहां पर घुस गई। पत्रकार जहां बैठे थे वहां पर भी आम जनता। मैं सिर्फ जहां पर मंत्रिमंडल और जहां सीएम साहब बैठे थे वो सेफ्टी है, ठीक है, मानते हैं, सीएम का प्रोटोकॉल होता है। बाकी व्यवस्थाएं, अब व्यवस्थाएं पे ऊपर आप बात कर रही थी, व्यवस्थाओं पे मैंने ही बताया कि व्यवस्थाएं बहुत जरूरी हैं। अगर किसी प्रदेश, आप यूपी की बात करते हो, यूपी आप जरा घूम के आओ, आप मुंह 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 चलाने से क्या होता है ना कि आप मुंह उठा के कुछ भी बोल दो, आम जनता कार्यकर्ता हमेशा कभी भी अपन बात करो यूपी की तुलना करने लगते। भाई आप यूपी जाकर देखो, वहां पर अधिकारी अधिकारी है और नेता नेता है। यहां पर पुलिस का नेता बन जाए, का कुछ भी हो जाए, यहां पर कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, कंट्रोलिंग नहीं है लोगों के हाँ, ऊपर, अपने वो, लिमिट नहीं पता है कि किसको, पुलिस को क्या करना है, वही वही जनता को भी अपना कुछ भी होता है ना, फोन लगाते हैं, गाड़ी पकड़ गई। पहली बात तो पुलिस को गाड़ी पकड़ छोड़नी नहीं चाहिए, चालान काटो फिर छोड़ो, मतलब किसी के फोन पे नहीं, आप अपने रूल। और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब लाडली बहना, मोरल ऑफ स्टोरी घूम फिर के आएगी लाडली बहना। रीजन क्या है, हर महीने आपको इतने पैसे डालने, वो पैसे आप अपने घर से दे रहे हो क्या, वो पैसे हमारे और आपके पैसे हैं, टैक्सेस के पैसे हैं। ये लाडली बहना नैतिक और कानूनी रूप, दोनों रूप से गलत है। मैं बार बार बोलती हूँ, नैतिक इसलिए कि बिना फ्री में किसी को पैसा क्यों दे रहे हो आप। देखिए स्कूल बने हैं सरकारी, उनकी मरम्मत कराइए, हॉस्पिटल्स हैं इलाज के लिए, सब कुछ तो सरकार दे रही है, राशन दे रही है, स्कूल की पढ़ाई दे रही है, शिक्षा दे रही है, तो फिर किस बात के 1200 रुपए दिए जा रहे हैं। अब इस बारे में बात करेगा कोई मुझसे, वरिष्ठ अधिकारी, किस बात के लिए 1200 दिए जा रहे, क्यों दिया जा रहा है। इस तरीके से हमारा देश गुलाम बनेगा, प्रदेश गुलाम बनेगा, गरीबी आ रही है ना, चोरी कितनी भयंकर चालू हो रही है। अब देखिए कितने फालतू के काम चालू हो गए हैं शहर में, आप देखिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जिस दिन लाडली बहना बंद होगी, एक स्टेप हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। गरीबी में जा रहा है हमारा प्रदेश, कर्ज में डूबते जा रहे हैं हम, क्यों हो रहा है ऐसा, जहां पे ये एक सवाल सही और है। कानूनी रूप से इसलिए कि हमारे और आपके टैक्सेस के पैसे हैं, वो बिना हमसे पूछे हुए पैसे दिए जा रहे हैं। आप सरकार हो कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं हो सकता, वो फ्री में दे रहे हो, फ्री में। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत बड़े नेता थे, सम्मानीय थे, उन्होंने बोला था देश में सिर्फ 3 चीजें फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय। वो आज भी मिल रहा है। इवन मोदी जी ने हमारे तो राशन तक देने लगे, लो भैया खाओ, कम से कम अभाव में मरो मत भूखे तुम। राशन मिलने के बावजूद फिर 1200 रुपए क्यों दिया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा बता, आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ। देखिए, मैं किसी के घर में अगर जैसे कोई काम वाली दीदी है, अगर मान के चलो वो झाड़ू पोंछा करती है, पहले क्या होता था, जब वो झाड़ू पोंछा करती थी, अगर मान के चलो वो 2 दिन नहीं आई, तो आप उनसे स्ट्रिक्टली तरीके से बोलते थे, दीदी आप 2 दिन क्यों नहीं आई, तो वो आपकी इज्जत करती थी और क्या कहती थी कि यार मेरी तनख्वाह कट जाएगी, अब मैं हमेशा आऊंगी दीदी, सॉरी लेकिन आप 2 दिन के पैसे मत काटना। लेकिन अब जो है, घर मिल गया, राशन मिल गया, 1250 मिल रहे हैं, आप उनको डांट के दिखा दो, मैं मान जाऊं। आप वो कल से एक ही चीज बोलेंगे, आप मेरा हिसाब कर दो, बताओ मैं अगर झूठ बोल रहा हूं। नहीं, डांटने की बात नहीं, यहाँ वो एक गरहटी चढ़ गई, जिसको गरहटी बोलते हैं ना, कि हमें फ्री में पैसे मिल रहे, हम काम करने के हमें पैसे मिलेंगे। तो यही तो मैं बोली, नैतिक और कानूनी दोनों रूप से गलत है। आप काम करवा के दो, अगर आपको महिलाओं को देना है दो, लेकिन उनको दोनों जो 70%, मेरे पास तो रिकॉर्ड रखा है, मैं आपको पेपर दे दूंगी, लड़की 70%, 600 रुपए तुम उसको वो दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो 600 से 800। बाहर आंटी 5 साल से विधवा पड़ी, उनको पेंशन ही नहीं मिला, ले लेके कभी वार्ड ऑफिस जाती है, कभी जोन कार्यालय, कहीं तो पेंशन बनवा दो, बन नहीं। तो इन चीजों पे काम करना चाहिए मध्य प्रदेश शासन को। ये थी हमारे साथ मृणाली सिंह जी, जिन्होंने विस्तृत आज जानकारी हमको प्रदान करी है, हमारे दर्शकों को करी है। आपको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। अभी तो समय खैर बहुत बड़ी वीडियो हो गई होगी, इसको हम दर्शकों को, दर्शक भी देखेंगे तो उनको इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा, आप पूरी वीडियो देखिएगा। और हाँ, अगली बार हम फिर से आएंगे तो नए मुद्दों के साथ,
नया आंदोलन भी करेंगी तो वो भी हम कवर करेंगे। तो दीजिए हमको इजाजत। प्रदेश दर्पण 24 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, आभार आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं। देखते रहिए मेरे साथ। मैं सिद्धार्थ बरजपुरिया, प्रदेश दर्पण 24 भोपाल।